इमेजिन कीजिए आप एक साइंटिस्ट हैं एंड आप एक बहुत ज़्यादा वियर्ड जंगल में जाते हैं एंड आपको एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्लांट वहाँ पे देखने को मिलता है। एंड उस यूनिक प्लांट को देखने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आएगी कि क्या ये प्लांट स्पीशीज़ है या फिर वैरायटी, एंड क्या सच में स्पीशीज़ और वैराइटीज़ में क्या कोई डिफरेंस होता भी है। चलिए इसको डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन स्पीशीज़ वर्सेस वैराइटीज़। इस वीडियो को हम दो पार्ट में समझेंगे। पहले पार्ट में हम स्पीशीज वर्सेस वैरायटीज़ को समझने का ट्राई करेंगे कि क्या सच में उनके बीच में कुछ डिफरेंस है। एंड सेकंड पार्ट के वीडियो में हम उन्हीं स्पीशीज़ का स्ट्रगल को समझने का ट्राई करेंगे कि कैसे वो स्पीशीज़ स्ट्रगल करती हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब स्पीशीज़ एंड वैराइटीज़ को समझना है तो हमें एक्सपर्ट्स के पीओवी को समझना पड़ेगा। एंड एक्सपर्ट्स का पीओवी ये है कि एक जर्मन बॉटनिस्ट ने कॉमन ओक ट्री की 12 स्पीशीज बना दी है, जबकि यूएसए के एक्सपर्ट्स कहते हैं ये तो सिर्फ वैराइटीज़ हैं। तो क्या सच में स्पीशीज और वैराइटीज़ में कोई क्लियर लाइन है? इस चीज़ को हम एक नए साइंटिस्ट के पीओवी से समझने का ट्राई कर सकते हैं। जब एक नया साइंटिस्ट रिसर्च करना स्टार्ट करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। उसको पता ही नहीं होता है कि वेरिएशन का पैटर्न क्या होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ऑब्जर्व करता है उसका एक पैटर्न बन जाता है। एंड जो स्पीशीज ज़्यादा कॉमन होती हैं उन्हीं में वेरिएशन का चांस ज़्यादा होता है। जैसे एक प्लांट जो हर जगह मिलता है उसकी वेराइटीज़ भी ज़्यादा मिलती हैं। एंड हमारे मोस्ट फेमस साइंटिस्ट ड्रॉइन ने बताया एक टेबल के फॉर्मेट में कि डोमिनेंट प्लस वाइडली स्प्रेड स्पीशीज इज इक्वल्स टू मोर चांसेस ऑफ बिकमिंग इंसिपिएंट स्पीशीज। ड्रॉइन का कहना है कि कोई परफेक्ट लाइन है ही नहीं स्पीशीज और वेराइटीज़ के बीच में। ये सारी ही चीज़ें एक स्पेक्ट्रम में ब्लेंड होते हैं। जैसे कलर का ग्रेडियंट वैसे ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस, छोटी वेराइटीज़, सब स्पीशीज और स्पीशीज। वेरिएशन कभी कभार एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकता है, बट ड्रॉइंग जैसे फेमस साइंटिस्ट मानते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि नेचर सिलेक्शन ही डिफरेंसेस को एक्यूमुलेट करता है और बना देता है नए ट्रेट्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हर वैरायटी स्पीशीज नहीं बनती है, कुछ एक्सटेंट हो जाती हैं, कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक वैरायटी ही बनी रहती हैं, जैसे फॉसिल लैंड शेल्स इन मेडिएरा। एंड कभी कभी वैरायटी पेरेंट स्पीशीज को ही रिप्लेस कर देती है। ड्रॉइंग का कहना है कि ये सारी ही चीज़ें वेरिएशन का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्मेट है। एंड इन सारी चीज़ों की वजह से दिस चेंजेस द वे वी लुक एट लाइफ एंड डाइवर्सिटी। एंड हमने ये स्पीशीज़ और वैराइटीज़ के बीच का डिफरेंस तो बहुत अच्छे से समझ लिया, बट हमारी स्पीशीज़ का स्ट्रगल वो समझना बाकी है। तो आप लोगों ने रील्स में तो देखा ही होगा कि जंगल कितना सुंदर है। एंड मैन वर्सेस वाइल्ड में भी दिखाया जाता है कि जंगल काफ़ी ज़्यादा सुंदर प्लस थोड़ा सा डरावना है। बट क्या जंगल सच में वैसा ही है? क्या हमारे प्लांट्स, ट्रीज़ या फिर एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स ऐसे ही जीते हैं? शायद नहीं। उनको हर चीज़ से लड़ने की ज़रूरत है, डोमिनेट करने की ज़रूरत है, ताकि वो अपने एग्जिस्टेंस को बचा सकें। तो वेलकम एवरीवन टू द स्ट्रगल ऑफ द स्पीशीज फॉर देयर एग्जिस्टेंस। हर प्राणी अपनी लाइफ में एक ज्योमेट्रिकल स्पीड से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। एंड एक पेड़ 1000 बीज गिराता है, एक मछली 1000 अंडे देती है, लेकिन क्या सब सर्वाइव करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये दुनिया इतनी सिंपल नहीं है। जब भी कोई स्पीशीज अनकंडीशनली आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो हमारा नेचर उसको एक अकाउंटेंट की तरह रेजिस्ट करने का ट्राई करता है। एपिडेमिक्स, प्रीडेटर्स, कंपटीशन, सब कुछ एक बैलेंसिंग फोर्स की तरह काम करता है। और अगर हर पेड़ का बीज ग्रो करने लगेगा तो सिर्फ एक जंगल ही पूरी अर्थ को कवर कर सकता है, बट ये चीज़ नेचर अलाउ नहीं करता। तो नेचर कितना ज़्यादा स्मार्ट है ये आप समझिए। एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है सेम स्पीसीज़ के बीच। क्यों? क्योंकि वो एक ही रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करते हैं, एक ही जगह जीना चाहते हैं, एक ही प्रकृति, एक ही फूड सोर्स। वुडपेकर वर्सेस वुडपेकर, टाइगर कब वर्सेस टाइगर कब, ये कंपटीशन सबसे रूथलेस होता है। एक स्कॉच का बीज 26 साल ट्राई करता है अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, बट हर बार उसे घास या फिर कोई और चीज़ उसको गिरा देती है। जब लैंड को एनक्लोज किया गया तो सडनली हंड्रेड्स ऑफ फिश ग्रो कर गए। रेड क्लावर सिर्फ तभी ग्रो करता है जब हनी बीज पॉलिट्रेट करते हैं। बीज का सर्वाइवल माइस पर डिपेंड करता है, माइस का कंट्रोल कैट्स करती हैं। तो क्या फ्लावर्स का फ्यूचर
बिल्ली पर डिपेंड करता है। एंड यस, दैट्स द वेब ऑफ लाइफ। बहुत सारे हमारे गार्डन प्लांट्स वाइल्ड में भी ग्रो कर सकते हैं, बट वो ग्रो क्यों नहीं करते? क्योंकि मेन रीज़न इसके पीछे ये है, क्योंकि वो नेटिव स्पीसीज से compete नहीं कर पाते हैं। जब भी कोई स्पीशीज एक से ज़्यादा हो जाती है तो एपिडेमिक स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी उसका रीजन होता है एक छोटा सा पैरासाइट। ये पैरासाइट भी एक कंपटीटर है, अपना सर्वाइवल चाहता है। नेचर में कोई ऑब्जर्वर नहीं होता, सब पार्टिसिपेंट होते हैं। और अगर एक फील्ड में बहुत सारे टाइप के वीट के सीड्स को ग्रो करें तो कुछ साल बाद आपको एक ही टाइप की वीट बची हुई मिलेगी। पर ऐसा क्यों? क्योंकि बाकी सब वाइप आउट हो जाएंगे। ये होता है नेचुरल सिलेक्शन एट माइक्रो लेवल। जब आप नेचर को देखते हो, एक हिल, एक लेक, एक जंगल, तो लगता है कि सब शांत हैं। लेकिन हर सेकेंड हर प्राणी अपनी जगह बनाने के लिए लड़ रहा है, कोई नहीं छोड़ता फाइट। लेकिन सबसे ब्यूटीफुल बात यह है, इस वॉर में कोई दर्द नहीं है, कोई रिवेंज नहीं है, कोई सर्वाइवल का साइलेंट ऑर्केस्ट्रेशन नहीं है। जंगल की खामोशी में एक महायुद्ध छुपा है, और इस महायुद्ध का जनरल है नेचर खुद। एंड अगर आपको ये चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझनी है तो नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए, जिसमें हम ट्राई करेंगे हर एक वेरिएशन को डिटेल में समझने का, एंड इसको कंपेयर करेंगे हमारी आज की लाइफस्टाइल से। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।